हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड नेशन के ऊपर। ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोगों ने काफ़ी हद तक क्लास में भी किया था, कई चीज़ें इसकी कंप्लीट भी हम लोगों ने कर ली थी क्लास में। ठीक है। बट नोट्स आपको दिए हैं, देने हैं, तो और उसको पॉइंट वाइज नोट्स हैं, तो उनके एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। इंपॉर्टेंस वाला जो पार्ट था वो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट होता जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसका, मैंने आपको तभी उसमें ही बता दिया था कि देखो फर्स्ट पैराग्राफ में मोस्टली इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, जैसे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर वाले जो पार्ट था। ठीक है। ये वाला जो टॉपिक था, पॉइंट था, ये उसी टाइम बता दिया था। 2/3 यानी कि मैंने आपको बताया था देखो 60 से 70% डिपेंड करते हैं इंडिया के लोग एग्रीकल्चर पे। और 2/3 का मतलब यानी लगभग अगर 2/3 को अगर आप करके देखो 100 से वो करके देखो तो 66% बन जाएगा, जो कि 60 और 70% के लगभग बीच में ही बैठता है। ठीक है। एग्रीकल्चर मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर से रहता है। ऑब्वियसली बात है, जब इतने सारे लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो इंडिया में जो जितनी भी जीडीपी आ रही है ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर से आ रही है। ठीक है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सिंपल बेसिक पॉइंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है। इट अकाउंट्स फॉर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों को पढ़ने की और थोड़ा बहुत याद करने की भी ज़्यादा है इसमें, जैसे 26% ऑफ द एग्रीकल्चर का शेयर क्या है, 26% फॉर द जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किया था, या फिर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स चेक। इसमें जीडीपी के ऊपर आई थिंक नहीं है, तो इसका मतलब ये हमने जीडीपी के ऊपर पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था। ठीक है। और जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने आपको ये भी बताया था कि जीडीपी के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, क्योंकि अगर आप वो चीज़ पढ़ने चले जाओगे तो ये आप ज्योग्राफी पढ़ लो और वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाएगा। ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि आप मतलब इस चीज़ को, दोनों सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़िए, तो केवल इतना याद रखो 26% जीडीपी का पार्ट बनता है ये। ठीक है। इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है। और रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज़। ठीक है। अब इसमें दो बातें याद रखना है, एक तो फूड सिक्योरिटी वो करता है, लोगों की भूखमरी जैसी कंडीशन नहीं आएंगी जब तक एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है देश में। और रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, जैसे शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, रबर इंडस्ट्री के लिए, टायर इंडस्ट्री के लिए रबर की का जो प्रोडक्शन है वो रॉ मटेरियल है। ठीक है। तो और दूसरी बात है फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं आने देगा। जैसे आपने देखा आजकल पाकिस्तान में काफ़ी हद तक फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है, क्यों? क्योंकि इस बार बाढ़ आ गई थी और प्रोडक्शन उनका ख़त्म हो गया, बिल्कुल बाढ़ की वजह से, वीट का। तो आटे के लिए इस समय बहुत मतलब बहुत महंगा हो गया आटा, और आटे के लिए मारामारी चल रही है पाकिस्तान में। तो फूड सिक्योरिटी, जब तक एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा देश में, फूड सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं आएगी। और रॉ मटेरियल्स तो इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करता ही है एग्रीकल्चर। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है। ये हम लोगों ने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया क्लास में। एक टेबल थी, टेबल जिसमें जीडीपी का कितना परसेंट शेयर अब है, पहले था, अब है। ठीक है। ये सब चीज़ें बातें लिखी हुई थी। तो अब हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो देखो, एक तो एम्प्लॉयमेंट और एक नेशनल इकोनॉमी। ठीक है। नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, एम्प्लॉयमेंट में क्या है। ठीक है। और आउटपुट भी एक तरीके से हम देख लें तो जीडीपी जो है वो नेशनल इकोनॉमी में ही आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली दो चीज़ें देखनी है, एक तो देश की अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में क्या इसका शेयर है, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट में इसका क्या शेयर है। ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो 52% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो किस में है, एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है। 52% आप लोग उसको ये वो कर लीजिए, जैसे हमने लगभग 60-70% बोला था। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो और काम भी करते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ उसमें से, लेकिन 52% तो ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। ठीक है। तो ये याद रख लेना। और एक सर्वे हुआ था, ये 2010-11 का सर्वे था ये वाला। ठीक है। तो इस तरीके ये वाला पॉइंट भी आई थिंक ईजी है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइंस इन जीडीपी, इट लीड्स टू डिक्लाइन इन अदर स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बहुत पहले समझाई थी। अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोगों ने शेयर देखें जीडीपी में इंडिया का, तो देखिए जीडीपी उठ रही है। ठीक है। जीडीपी उठ रही है। अब जीडीपी उठ रही है इसका मतलब क्या है, देश की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी उठ रही है। ठीक है। लेकिन जीडीपी जो बनती है वो 3 सेक्टर से बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर इस इकोनॉमी को उठा रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है, यानी या तो वो इकोनॉमी को उठा नहीं रहा, वहीं का वहीं बनाए हुए है, या उसका शेयर, खुद का शेयर गिर रहा है। ठीक है। लेट से एक स्टूडेंट था जो 60% स्कोर करता है
तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में 60% स्कोर करता है। तो अब आप बताइए तो उसकी एवरेज परसेंटेज कितनी निकलेगी? 60 + 60 + 60, 180/30, ठीक है, 180/3, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितना है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो और 60 + 60 + 60 कितना होगा, 180, 180/3। ये आप लोगों ने मीन जब आप निकालते हो स्टैटिस्टिक्स में तो आपने देखा होगा मीन, मीडियन, मोड वगैरह में, तो मीन निकालते हैं, मीन कितना बैठेगा इसका, 60% का ही, ठीक है। अब आप देखो कि 60 एवरेज जो जीडीपी रही वो कितनी थी, 60%, और एग्रीकल्चर का भी प्रोपोर्शन कितना था, 60%, ठीक है। बट अगर हम लोग देखें अब क्या होता है, जीडीपी का जो शेयर है वो घटता है, वो हो जाता है 55%, ठीक है। नाउ इट बिकम्स 55%। वहीं एग्रीकल्चर का जो, वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है वो हो जाता है 65%, ठीक है। और और जो और जो टर्शरी सेक्टर का शेयर है वो हो जाता है 70%, ठीक है। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका कितना बैठेगा, ठीक है, 120 + 70, 180, 190, सॉरी, 190/3, ठीक है, 190/3। तो अगर हम करने बैठेंगे तो इसको, तो ये 63.3 समथिंग बैठेगा ये। अब आप देखो इधर, ये 60% था, ये 63% था, यानी देश की जो इकोनॉमी है वो क्या हुई, उठ गई, क्योंकि एवरेज जो इकोनॉमी का था उठ गया। लेकिन आप देखो ये एवरेज किसने उठाया, टर्शरी सेक्टर ने उठाया और सेकेंडरी सेक्टर ने उठाया। लेकिन अगर आप, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर 60 से 65 पहुंच गया और ये 60 से 70 पहुंच गया। लेकिन अगर आप प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर देखोगे तो 60 से क्या हो गया, वो बढ़ा नहीं, वो बढ़ने की वजह और उल्टा घट गया। तो यही बात ये कह रहा है, ठीक है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइंस इन जीडीपी, इट लीड्स टू डिक्लाइंस इन द अदर स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बात कह रहा था, एग्रीकल्चर जो शेयर है वो डिक्लाइन करता है जीडीपी में, ठीक है। अब इस वजह से कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे डिक्लाइंस इन द अदर स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मतलब इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर कम होगा तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, तो इसलिए, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री महंगी होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन महंगा होगा तो बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, तो बेसिकली ओवरऑल महंगाई जो होगी बढ़ जाएगी। तो अगर एग्रीकल्चर में दिक्कत आती है, अगर एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन करता है जीडीपी में, तो बाकी चीज़ों में भी आप देखोगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इट लीड्स टू डिक्लाइन इन द अदर स्फीयर्स, मतलब बाकी जगहों पर, ठीक है। उसके बाद आता है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, ठीक है। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब ये क्या क्या पॉइंट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईकार, ठीक है। आईकार क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये आईकार है और इसकी फुल फॉर्म कई बार हो सकता है 1 मार्क्स पर पूछ लिया, तो ये याद रख लेना, ठीक है। और फिर क्या आता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च है, ठीक है। अब ये क्या क्या है, देखो एक, अब एग्रीकल्चर को ग्रो करना है तो गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ करी, एक रिसर्च, देखो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। एग्रीकल्चर की फील्ड में रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी का काम क्या है, एग्रीकल्चर की फील्ड में रिसर्च करना और बेस्ट पॉसिबल जो सरकार लॉज ला सकती है या फिर रिफॉर्म्स ला सकती है या फिर कर सकती है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, वो चीज़ें सरकार को बताना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें पढ़ते हैं, और फिर एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या होती है, उसमें रिसर्च होती है। फिर वही या तो इस आई कार के या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साइंटिस्ट बनते हैं, या फिर बाकी अलग अदर इंस्टीट्यूशंस में जाकर के एग्रीकल्चर की फील्ड में ही काम करते हैं। वेटनरी सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेटनरी का मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर, ठीक है। तो जानवरों को डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली उन गांव के उन रीजन्स में जहाँ पे गाय भैंसों को ज़्यादा पाला जाता है। हम लोगों ने वाइट रेवोल्यूशन के ऊपर पढ़ा था, वाइट रेवोल्यूशन की दूध का प्रोडक्शन जिसमें ज़्यादा हो जाता है, तो दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए गाय भैंसों का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए वेटनरी सर्विसेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, वो सेंटर जहाँ पे एनिमल्स को ब्रीड कराया जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है, फलों और सब्जियों को कम से कम मतलब उसमें एफर्ट्स में ज़्यादा उगाना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर दोगे तो आपका पॉइंट में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी आ जाएगी, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटियोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, ठीक है। वेदर फोरकास्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर में। अगर आप देखो, अगर कल किसी किसान को पता हो कि कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद अगर ओले पड़ने वाले हैं, तो वो 2-4, और अगर उसकी फसल कटने के लिए तैयार हो गई है तो वो 2-4 दिन का इंतज़ार नहीं करेगा, वो पहले ही फसल काट लेगा, क्योंकि ओले जो होते हैं वो फसल को ख़राब कर देते हैं। तो अगर उसको किसान को पहले से ही वेदर फोरकास्ट मिल जाएगा ओले का, ओले पड़ने वाले हैं,
या फिर हेल स्टॉर्म आने वाला है, तो उससे पहले ही वो फसल काट लेगा। तो ऐसे में वेदर फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेदर फोरकास्ट मतलब मौसम की रिपोर्ट जो होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट का, ठीक है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार डिटेल में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, देखिए क्रॉप इंश्योरेंस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉप में अगर अब बेसिकली होता है क्या, अगर फसल सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो जाए या फिर बाढ़ आ गई उसमें फसल बर्बाद हो जाए, तो ऐसे में जो सरकार है वो किसानों को फसल के उसका जो है वो देगी, क्लेम देगी। तो जितने जितने पैसे की फसल बर्बाद हुई थी उतना सरकार उस किसान को क्लेम देगी। ये क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान जिसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जितना वो अपने लाइफ टाइम में बची हुई लाइफ में कमाता वो इंसान, उतना ही इंश्योरेंस कंपनी उसके परिवार वालों को क्लेम देती है, ठीक है। और मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, मान लीजिए एक इंसान ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, अब उस इंसान का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई बीमारी आ जाती है, तो जो खर्चा हॉस्पिटल का आएगा वो सब इंश्योरेंस कंपनी देगी। मान लो लाखों रुपए का भी अगर खर्चा आएगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। तो उस तरह से क्रॉप इंश्योरेंस, अगर मान लो लाखों रुपए की फसल एक किसान की बर्बाद हुई है, तो वो लाखों रुपए सरकार किसान को देगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्रॉप क्या होगी, इंश्योर्ड होगी, उसका बीमा हुआ होगा फसल का, ठीक है। तो क्रॉप इंश्योरेंस इसमें लिखा भी है फसल बीमा, ठीक है। लोन फैसिलिटीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं। ग्रामीण बैंक हम लोगों ने बात की थी, हमने ग्रामीण बैंक की और कोऑपरेटिव्स बैंक की। कोऑपरेटिव्स के बारे में आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके होंगे आई थिंक, ठीक है। फिर हमने एमएसपी की बात करी थी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, ठीक है। अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हर क्रॉप पे अगर मान लो अगर डिक्लाइन आता है रेट्स में, ठीक है, चेक कर लेट से मान लीजिए फसल कभी रेट ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, ठीक है। इस तरह से कीमतें वो चढ़ती घटती रहती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, किसानों को ये डर रहता है कि हमारी कीमत, अगर किसी फसल की कीमत अगर एक लिमिट से ज़्यादा नीचे गिर जाएगी तो हमारा फिर अनाज उगाना बेकार हो जाएगा, फिर इससे तो अच्छा हम कुछ और काम करें। तो ऐसे में अब अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो वह अनाज की कमी हो जाएगी देश में, मतलब फूड क्रॉप्स की कमी हो जाएगी। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, एमएसपी लगा दी है। वॉट के उन जो चीज़ एसेंशियल हैं उन चीज़ों पे क्या लगा दी सरकार ने, एमएसपी, कि सरकार ने लोगों से कहा आप उगाओ, अगर कहीं नहीं बिकेगा या फिर कम पैसे में बिकेगा तो हम खरीदेंगे, ठीक है। तब उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए इस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और एमएसपी यहाँ पे है, ठीक है। ये अगर हम इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, मान लीजिए ये क्रॉप के रेट हैं, क्रॉप के रेट अगर इंटरनेशनल मार्केट में इस तरीके से बढ़ चल रहे हैं, ठीक है। अब सरकार ने तक एमएसपी ले ला के रख दी, ठीक है, ये एमएसपी है। तो अब किसान देखिए, रेड लाइन आपको दिख रही है, ये एमएसपी है। तो अब किसान या तो देखिए दो ऑप्शन है, या तो वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा जब भी रेट हाई होंगे, या फिर एमएसपी के अराउंड लगभग लपेट में लगभग एमएसपी पे सरकार को बेच देगा फसल, ठीक है। तो अब किसान के पास दो ऑप्शन है, या तो एमएसपी से अगर प्राइस ज़्यादा मिल रहा है उसे मार्केट में, या तो वो मार्केट में अपनी फसल बेचेगा, या एमएसपी पे ही वो अपनी फसल सरकार को बेच देगा, ठीक है। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, ये हमने डिस्कस कर चुका था रेडियो में, टेलीविजन में। स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोग्राम जैसे कृषि दर्शन टाइप का प्रोग्राम, एग्रीकल्चर प्रोग्राम आते थे। वेदर बुलेटिन्स आती थी, वेदर का मैंने अभी आपको वेदर बुलेटिन की आपको इंपॉर्टेंस समझाई कि वेदर बुलेटिन कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोग्राम जैसे कि गोबर से खाद बनाने की विधि, इस टाइप के प्रोग्राम्स आते थे, तो जो सरकार ने चलाए थे किसानों के लिए, जिससे किसान अपने एग्रीकल्चर में और ज़्यादा वृद्धि कर सकें, ज़्यादा ग्रोथ कर सकें, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स मैंने बहुत डिटेल में आपको डिस्कस कर लिया है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये भी इसी का एक पार्ट है और हम लोग ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 1960s से लेकर 70s के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन का आना और वाइट रेवोल्यूशन का आना, ये था पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि लैंड रिफॉर्म्स और कलेक्टिवाइजेशन वो इंट्रोड्यूस हुआ पहले 5 ईयर प्लान में। देखिए, अगर आपके ऊपर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आता है तो सबसे पहली बात फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाला का मेंशन जरूर करना है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर का प्लान मेंशन क्यों? क्योंकि देखिए सरकार, मतलब ये आपके आंसर की क्या बढ़ाता है, ग्रेविटी। मैंने आपको कहा है, कई बार कहा है कि कुछ जो भारी भरकम शब्द होते हैं वो अगर आप आंसर में डालेंगे तो वो उससे आपके आंसर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिखो और उसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें, जैसे इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, ये चीज़ लिख दो,
तो जो आपका कॉपी जो चेक कर रहा है उसके दिमाग में आएगा अरे यार इसको तो सब कुछ आता है, ठीक है। आपने यहाँ पे भारी भरकम शब्द दो थे आपके, ग्रीन रेवोल्यूशन और एक वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आपने थोड़ा बहुत लिख दिया आपने कि कैसे कैसे HIV सीड्स फर्टिलाइजर्स ये वो करके। अब वो चीज़ उसने ग्रीन रेवोल्यूशन का पढ़ा, उसने दो चार चीज़ें पढ़ी हूँ ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये 2 पॉइंट आपके पढ़ते ही वो समझ जाएगा कि इसको टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का ना सारी नॉलेज है, ठीक है। बाकी तो आप देखो थोड़ा बहुत चीज़ें, वो मेन चीज़ें वो ऐसे आपके आंसर में ढूंढने का, जैसे आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिखा नहीं लिखा, वेदर बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स ऑन रेडियो, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद MSP वाली बात, ये भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मैंने आपको ना केवल आपको ये क्या है आपके उसमें इस वीडियो में ये क्या चीज़ है बल्कि ये बता रहा हूँ, बल्कि वो तरीका जिससे आप ये आंसर्स को लिख करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपने जैसे आप आईकार, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईकार, ये सब बातें अगर आप लिखो अपने फील्ड उसमें आंसर में छोटी मोटी चीज़ों में, तो उससे आपकी जो है आंसर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। सॉरी फॉर द ग्लिच, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस कर ली, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फाइनली उसकी कुछ बातें जो हम लोग इधर देखना चाहते हैं वो है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन मैंने बताया था, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो रिलेटेड था किसके, फूड ग्रेन्स के, क्रॉप के प्रोडक्शन से, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था। जो वाइट रेवोल्यूशन है वो जुड़ा हुआ है मिल्क के प्रोडक्शन से, ठीक है। तो अगर कभी MCQs में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 लाइनर में आए वाइट रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, तो देखना मिल्क के प्रोडक्शन से, ठीक है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। अब देखो दूध कैसा होता है, वाइट, ठीक है, तो वाइट रेवोल्यूशन इसलिए, ठीक है। टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, ऑब्वियसली बात है, एंड द ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। देखो ये चीज़ हाईलाइट मैं भी कर रहा हूँ, ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ये तो आप लोगों ने देख लिया। टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे एनिमल्स की ब्रीड इंप्रूव होगी वैसे वैसे वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें किस में आती हैं, वाइट रेवोल्यूशन में आती हैं, ठीक है, विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर ये वाले पार्ट आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला ना भी लिखो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर लिख लो आप तो इवन बेटर है, और भी अच्छा है फिर वो, ठीक है। तो ये था वाइट रेवोल्यूशन। बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाना, चाहे फिर वो एनिमल्स की ब्रीड इंप्रूव करने से हो, चाहे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने से हो, ठीक है। एक बात और, इसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो अगर ये 1 मार्क को क्वेश्चन में आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड कौन किस चीज़ को कहते हैं, तो कई ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं टिक करना, उसमें वाइट रेवोल्यूशन पे टिक करना है, ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर हम आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन पे। अब इसके बारे में हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है बेसिकली। तो इसमें एक बार मेजर बात ये देखनी है, इसमें लिखा हुआ है यूज़ ऑफ H5 सीड्स, ये हमने देख लिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख लिया, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स ये देख लिया, ठीक है। इसमें एक चीज़ और हम लोगों ने करी थी, मॉडर्न इरीगेशन मेथड्स, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों ने देखी थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, स्पेशली वीट प्रोडक्शन, ठीक है। बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सारी क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है, और सबसे ज़्यादा ये स्पेशल फोकस इसका किस चीज़ में है, वीट प्रोडक्शन में। इधर ध्यान रखिए एक बात, केवल वीट के प्रोडक्शन के लिए नहीं है, सभी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन है, लेकिन स्पेशल ध्यान इसका वीट के प्रोडक्शन पे है, को बढ़ाने पे है, ठीक है। तो ये थे आपके वाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद आता है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए वो हम लोग अगर मान ली ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और किसी चीज़ की अगर नेगेटिव बात ना लिखी हो तो इसमें तो कैसे कैसे हो सकता है। तो यही है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। कुछ बातें हम लोगों ने ऐसी हैं जो वाटर वाले चैप्टर में भी डिस्कस करी थी, जैसे लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, ठीक। केमिकल्स का जो केमिकल्स को ओवर यूज़ हमने बताया था किस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देता है, ठीक है। तो क्योंकि और इससे और भी कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने केमिकल डालते हो आप, मान लो उसमें, और उस पर्टिकुलर केमिकल की जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो उस सॉइल के जो नेचुरल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। अब उससे क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स। केवल कुछ नहीं, इतने डिटेल में आपको नहीं जानना, केवल ये बातें एज इट इज़ याद रखनी है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन किससे, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स से। लोअरिंग द अंडरग्राउंड लेवल ड्यू टू ओवर इरीगेशन, वेनिशिंग बायोडाइवर्सिटी,
डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कुछ बातें इसमें बिना बेमतलब की भी है, जैसे रिच एंड पुअर, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। इसमें बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जो रिच फार्मर्स हैं वो देखो मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर जैसे कि ट्रैक्टर्स और ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मर, मॉडर्न सीड्स जो हैं, मॉडर्न केमिकल्स हैं वो सब। लेकिन जो पुअर फार्मर्स हैं वो केवल ट्रेडिशनल तरीक़ों से, जैसे गोबर की खाद से खेती कर रहे हैं और ट्रेडिशनल बीज भी उनके पुराने हैं, तो उनका प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ रहा जितना रिच का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये लिखने में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ ना याद आए तो ये चीज़ तब आप लिख सकते हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वैनिश हो रही है, कैसे? आप देखिए, अगर आप जंगल काट काट के क्रॉप लैंड बना क्रिएट कर रहे हो मान लीजिए, ठीक है, और जंगल काट के क्रॉप लैंड जब प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या डिक्रीज होता है उससे? बायोडाइवर्सिटी, जानवरों को के लिए रहने के लिए घर नहीं मिल होता। दूसरी बात, जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो तो जो सॉइल के जो नेचुरली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। जो नॉर्मली जो प्लांट्स और एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो भी ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी भी क्या होने स्टार्ट हो जाती है, ख़त्म होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और बाकी के 2 पॉइंट्स हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली मोटी मोटा इसमें क्या रखना है, लैंड डिग्रेडेशन किससे होता है? ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर ओवर इरीगेशन से, बायोडाइवर्सिटी का ख़त्म होना, डिफरेंस अमीर और गरीब का बढ़ना, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स थे, बहुत सिंपल था ये, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एमएसपी पे। बहुत बार डिस्कस कर लिया क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको मैंने बता दिया था काफ़ी अच्छे से डिटेल में, ठीक है। बेसिकली इसको मार्केट इंटरवेंशन को काट करके हम एक चीज़ लिख देते हैं, वो है सपोर्ट, ठीक है, मार्केट, ठीक है। एमएसपी इज़ अ फॉर्म ऑफ सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी एक सरकार का एक सहायता है, सरकार की, गवर्नमेंट की सपोर्ट है कि इंश्योर करना कि एनी शार्प फॉल ऑफ फार्म प्राइसेस, यानी कि तुम्हारी फसल का दाम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं गिरेगा। ये कौन इंश्योर करता है? सरकार, ठीक है। वही बात इसमें भी लिखी हुई है, ड्यूरिंग फॉर एक्सेसिव फॉल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन ईयर। एक्चुअली होता क्या है, जब भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हम लोगों ने डिमांड सप्लाई इस तरह से देखते हैं। जब भी मान लीजिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, खाने वाले हैं मान लीजिए उतने ही, खाने वाले हैं मान लीजिए थोड़े बड़े, लेकिन प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, तो अब क्या हुआ, खाने वालों के कंपैरिजन में क्या हुआ, चीज़ ज़्यादा हो गई। तो जब कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसी तरीके से जब बम्पर प्रोडक्शन हुआ, यानी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, तो यानी अनाज जो हो गया ज़्यादा हो गया, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई वो। तो जब वैल्यू कम हो गई तो अब जब वैल्यू कम हो गई तो किसानों को उनकी फसल का जो है कम वैल्यू मिलेगी, यानी कम पैसा मिलेगा। तो सरकार ने कह दिया नहीं कोई बात नहीं, एक प्राइस हम फिक्स करते थे, इसी प्राइस पे आपको दाम, इसी प्राइस के अकॉर्डिंगली आपको आपकी फसल का दाम मिलेगा, कम हुई हुई वैल्यू पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कहता है एमएसपी। तो ये था पूरा आपका एमएसपी, ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो वेज ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया है, ठीक है, कि डायरेक्ट खातों में सब्सिडी डाल देना, ईजी और चीप लोन्स दे देना, ये हम लोगों ने देखी है। ये सब चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लेकिन थोड़े से अगर आप लोगों को अगर और अच्छे से डिटेल में कर लें तो और बेटर है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बताया था, फार्मर्स जो हैं बेसिकली उनको नॉर्मल लोन बैंक नहीं देता इजीली, लेकिन अगर ईजी और चीप लोन यानी जिसका ब्याज दर कम हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, तो किसान बेसिकली क्या अगर बेसिकली आराम से लोन ले करके अपनी क्रॉप उगा करके फिर लोन चुका सकता है। तो यानी उससे फार्मर का क्या हो रहा है? भला हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट हेल्प टू फार्मर्स सब्सिडी इन अकाउंट, ठीक है, सब्सिडी डायरेक्टली खातों में डाल दी जाए, ठीक है। वो तो ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब वाटर और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली एक्सेसिबल होगी तो इरीगेशन इंप्रूव हो जाएगा। क्रॉप इंश्योरेंस पढ़ चुके हैं, एमएसपी हम पढ़ चुके हैं, वेदर बुलेटिन्स हमने कर लिया, एंड लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म क्या होते हैं? बेसिकली पहले जो ज़्यादा जमींदारी सिस्टम चलता था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया किसने? लैंड रिफॉर्म के लॉज ने, ठीक है। तो ये बेसिकली ये थे आपके वेज ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये आपने अब तक जितना भी पढ़ा ये था आप लोगों का एग्रीकल्चर एंड नेशन, ठीक है। और एग्रीकल्चर एंड नेशन का अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एग्रीकल्चर नेशन को किस तरह से अफेक्ट करता है, ये हमने देखा कितना ये रोज़गार देता है, कितनी इकोनॉमी में भागीदारी है इसकी एग्रीकल्चर और नेशन की, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के से एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है नेशन को, दूसरा इनकम भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। दूसरा नेशन में जो सरकार है वो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए किसानों की किस किस तरीके से मदद कर सकती है और करती है, ये चीज़ भी हमने देखी। कुछ चीज़ हम लोगों ने समझी, जैसे एमएसपी क्या होता है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ हमने समझी। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने दोनों एग्रीकल्चर नेशन को किस तरह से अफेक्ट करता है और नेशन एग्रीकल्चर को किस तरह से, दोनों एक दूसरे को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने इस टॉपिक में देखी।